दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इंडियन एयर फोर्स में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों 10th या फिर 12th वाले जो स्टूडेंट होते हैं, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट का सपना होता है कि आप इंडियन एयर फोर्स में ज्वाइन होकर देश की सेवा करें। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है कि एक्चुअल में एयर फोर्स जो होता है, इंडियन एयर फोर्स है, इसमें कितने पोस्ट होते हैं, कौन से पोस्ट के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है और उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, उसमें काम क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और अगर आप इंडियन एयर फोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं। तो आज का एक जो सिंगल वीडियो होने वाला है, अगर आप इसे पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में इंडियन एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन होते हैं, इसमें कौन सा पोस्ट होता है। सारा कुछ जो है आज के वीडियो हम वहां पे सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आपको जरूर देखना है। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में कौन से ब्रांच होती है और एंट्री रूट्स आपके क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे ऑफिसर्स ब्रांच की, ऑफिसर्स लेवल की अगर आपको पोस्ट पाना है तो इसमें आपका आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर्स, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी वाले टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं जो आते हैं ऑफिसर्स रैंक वाले पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे अग्निवीर के थ्रू भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, जिसके थ्रू आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मेडिकल नर्सिंग वाले भी यहाँ पे कई सारी कैटेगरी होती है। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे क्या लोग होते हैं जो एमबीबीएस कोर्स कर लिया है और वो चाहते हैं कि आप इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में ज्वाइन हो, तो उनके लिए भी अलग प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग नर्सिंग का कोर्स किए रहते हैं, तो वो भी इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी सिलेक्शन यहाँ पे अलग अलग होती है, ठीक है। तो तीनों ही कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो हैं वो इसमें आप जा सकते हैं। सबसे पहले मेजर स्कीम्स क्या निकाली जाती है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम होता है एनडीए का, यूपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आप समझ सकते हैं यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है। रिटन एग्जाम को क्लियर भी कर लेते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो एसएसबी इंटरव्यू, 5 दिन का आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। और मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो पहले दिन या फिर लास्ट 5वें दिन तक आपको मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू काफी टफ होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं। अब इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए। 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। परसेंटेज वगैरह भी काफी अच्छा मांगा जाता है, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। सीडीएस एग्जाम दूसरा एग्जाम होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लिया है। तो ग्रेजुएशन ऐसा नहीं कि आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी आपका होना चाहिए टेक्निकल फील्ड में। टेक्निकल यानी कि साइंस या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो होना चाहिए। खास करके इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को वहां पे सेलेक्ट किया जाता है। वही स्टूडेंट होते हैं जो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीडीएस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग होना भी यहाँ पे कंपलसरी होता है। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं सीडीएस का एग्जाम देके तो आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो उसके क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप सीडीएस एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हैं, ठीक है। अब इनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसके बारे में भी समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको अलग से वीडियो चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम होता है आपका एएफसीटी करके, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो ये भी एक एग्जाम होता है, इसे आप दे सकते हैं। एनसीसी वाले स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेशल एंट्री स्कीम्स वगैरह भी निकाली जाती है, वो समय समय पर आती रहती है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए। आपके पास एनसीसी का एनसीसी बी या फिर सी सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, जो कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को मिलता है। ग्रेजुएशन के दौरान अगर आपने एनसीसी वगैरह किया हुआ है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं स्कूल में एनसीसी कर लेते हैं तो उनके पास होता है एनसीसी का ए सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपके पास बी या फिर सी सर्टिफिकेट रहता है तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इंडियन आर्मी की जो एनसीसी एंट्री लेवल स्कीम्स होती है उसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं अग्निवीर की वैकेंसी भी अभी के टाइम पे रिसेंट में ही 2020 के बाद ये गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स लाया गया था, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकती हैं। अग्निवीर के थ्रू 4 साल का आपको यहाँ पे सेवा देना पड़ता है। आप अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो 25% जो आपके कैटेगरी वाले आपके सैनिक होते हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, बाकी लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। इसके बारे में तो आई होप आप पता ही होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एडमिरल ग्रुप XY का भी पोस्ट निकाला जाता है, जिसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका जो बेस्ट और ट्रेड वाला के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली जिस भी ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा या फिर आईटीआई वगैरह किया हुआ है तो उस ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन वगैरह लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए, 12th के साथ साथ आपके पास रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा या फिर आईटीआई कोर्स की डिग्री भी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसे आप 10th या फिर 12th पास करने के बाद आप किए होना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्स होते हैं और उस एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी हमने बात कर ली है, ठीक है। इसके बारे में आप क्लियर हो गया होगा। इनका काम क्या होता है, अलग अलग आपकी जो बेंचेस होती हैं उनका अलग अलग काम होता
होता है, फ्लाइंग जो आपकी बेंचेस होती है उनका काम में आते हैं आपके पायलट आते हैं, नेविगेशन आते हैं और आपके एयर ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, ये जो ऑफिसर्स आते हैं, जो आपके पायलट वगैरह होते हैं, जो आपके नेविगेशन वगैरह होते हैं, एयर ऑपरेशंस वाले आपके कैटेगरी वाले सोल्जर्स होते हैं, वो आते हैं आपके फ्लाइंग ब्रांच के अंदर। ठीक है, ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। देन आपके हैं टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच में क्या आते हैं, एयरक्राफ्ट जो मेंटेन करना होता है, ठीक है, उसके रडार हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह हो गया, इन सभी पे जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, आपके ट्रेडमैन ब्रांच वाले। ठीक है, इसके साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी पे इनका काम होता है जो नॉन टेक्निकल वाले ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, इसमें आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले आते हैं, अकाउंटिंग वाले आते हैं, लॉजिस्टिक वाले आते हैं, एजुकेशन वाले आते हैं। तो ये सारी चीजें आते हैं आपके ग्राउंड ड्यूटी वाले जो नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स एयरफोर्स में होते हैं, उनका ये सारा काम होता है। ठीक है, आई होप इसके बारे में भी आप अच्छे से समझ होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी ने बात की है, थोड़ा थोड़ा सा हम बात करेंगे। एनडीए के लिए आपको 12 पास होना चाहिए, 12 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर आप एएफसीटी या फिर सीडीएस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आई होप इसके बारे में भी आप समझ होंगे। अग्निवीर के थ्रू ऑलरेडी आपको पता है कि आपका 12 पास होना चाहिए, 12th भी फिजिक्स और मैथ से आपका होना चाहिए। और अगर आप आर्म फोर्सेस के लिए यहां पे जाना चाहते हैं तो 12th आपका या फिर 10th पास करने के बाद अगर आपका रिलेटेड ट्रेड आपका जो होना चाहिए, आईटीआई या फिर डिप्लोमा आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट क्या मांगा जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। एनडीए के लिए जो एज मांगी जाती है 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। सीडीएस के लिए 19 से 24 होनी चाहिए, एयरफोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एएफसीटी के एग्जाम को देना चाहते हैं तो 20 से 24 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए फ्लाइंग के लिए, और 20 से 26 के बीच में होनी चाहिए ग्राउंड ड्यूटी वाले ऑफिसर्स के लिए। अब डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अग्निवीर के लिए बात करते हैं 17.5 से लेकर 21 वर्ष यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है एज लिमिट। ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए अगर आप एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हाइट जो होना चाहिए 152 से लेके 162.5, यानी कि फीमेल के लिए 152 होता है और मेल के लिए 160 से लेके 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट वगैरह मांगा जाता है। वेट आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। विजन आपका जो होना चाहिए वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, खास करके अगर आप फ्लाइंग वाले में जाना चाहते हैं। 6/6 या फिर 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए। चेस्ट वगैरह भी कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सटेंड करना चाहिए, यानी कि फुलाने पे कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है वो फूलना चाहिए। ठीक है, एग्जाम की बात करते हैं तो अलग अलग आपके जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं वो अलग अलग आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट द्वारा आपको कंडक्ट किए जाते हैं, अलग अलग आपके कंडक्टेड बॉडी होती है। जैसे कि एनडीए एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है वो यूपीएससी द्वारा किया जाता है, सीडीएस भी आपका यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, एएफसीटी का जो एग्जाम होता है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है, आपका अग्निवीर वाला एग्जाम भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। अब इन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एनडीए में क्या होता है, मैथ और आपका जीटीए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको इंग्लिश और जीके से खास करके आपके क्वेश्चन वगैरह होते हैं। एएफसीटी का एग्जाम होता है, इसमें आपको इंग्लिश आपका आना चाहिए, रीजनिंग, मैथ और जीके काफी अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। सीडीएस में आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जीके अच्छा होना चाहिए और मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अग्निवीर अगर आप देना चाहते हैं तो इंग्लिश, रीजनिंग, फिजिक्स और मैथ आपका काफी अच्छा होना चाहिए। अग्निवीर का एग्जाम होता है वो सबसे इजी एग्जाम होता है अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम्स की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो बेसिकली होता है इसमें आपको मैथ से अलजेब्रा हो गया, इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, जियोमेट्री हो गया, इंग्लिश में आपका ग्रामर हो गए, वोकैबुलरी हो गई, कंप्रहेंशन वगैरह हो गया, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, करंट अफेयर, रीजनिंग में बात करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल हो गया, फिजिक्स में आपको मोशन, इलेक्ट्रिक्स और अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे आपके होते हैं। तो जिस भी एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानना चाहते हैं कमेंट से बता सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे। एक्चुअल में सिलेक्शन कैसे मिलता है, जैसे ही आप किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्म वगैरह आता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करते ही आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम को अगर आप सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होता है, इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू या फिर आपको एएफएबी करके एक इंटरव्यू होता है, उसे आपको देना पड़ता है। देन आपका मेडिकल टेस्ट और आपका फिजिकल टेस्ट होता है। इसके बाद अगर आप मेडिकल और फिजिकल टेस्ट को भी क्लियर कर लेते हैं, देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है और आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्शन वगैरह होता है, और इसके बाद आपको मेरिट बेस पे आपको पोस्ट यहाँ पे मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आपका सिलेक्शन वगैरह होता है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग कहां दिया जाएगा ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो एनडीए के एग्जाम को अगर आपको क्लियर कर लेते हैं तो आप खंडवासा पुणे में आपका है, ये आपका इंस्टीट्यूट है जहां से आपको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। अगर आपने एएफई क्लियर कर लिया हुआ यानी कि अपने सीडीएस एग्जाम कंडक्ट कर लिया हुआ है तो आपको हैदराबाद में ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके साथ साथ आर्म ट्रेनिंग स्कूल्स में अगर आपने क्लियर कर लिया हुआ है तो आपको अदर अलग आपको लोकेशंस पे यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आपके पोस्ट और रैंक की। ठीक है, तो फ्लाइंग ऑफिसर्स के जो पोस्ट होती है उसमें होता है क्राफ्टमैन का, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट यहाँ पे पोस्ट होते हैं, जिसमें बात करते हैं रैंक की तो लीडिंग एयरक्राफ्ट होता है। तो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट और उसकी यहाँ पे रैंक स्ट्रक्चर वगैरह आप देख सकते
सकते हैं स्क्रीन पे सारी चीजें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। सैलरी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर सैलरी वगैरह कितनी इनको मिलती है। तो ऑफिसर्स रैंक की पोस्ट पर आप पा जाते हैं तो 56,100 रुपए आपकी बेसिक सैलरी वगैरह होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है सैलरी यहाँ पे बढ़ती रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ अलाउंस में बात करते हैं, 11,000 रुपए के आसपास अलाउंस में मिलता है। अग्निवीर की सैलरी जो होती है वो 30,000 रुपए सैलरी मिलती है। इन हैंड सैलरी लगभग 20 से 22,000 रुपए आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, सो अलग अलग आपके पोस्टर्स पे सैलरी वगैरह भी अलग अलग होती है, और अलाउंस भी आपको अलग अलग यहाँ पे मिलता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर आप मिलिट्री सर्विस में अगर आप पे करना चाहते हैं तो उनमें 15,000 रुपए के आसपास मिलता है। फ्लाइंग अलाउंस में बात करते हैं तो 11,250 रुपए होता है। तो अलग अलग आपकी पोस्ट के अनुसार यहाँ पे अलाउंस भी आपको मिलता है। करियर ग्रोथ आपका जो होता है वो आपका यहाँ पे अलग अलग होता है। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट का जो लास्ट में सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हम एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें हमें रेडी करना चाहिए। हो सकता है आप कोई भी एग्जाम इसका क्लियर कर ले, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन वाले एग्जाम दे रहे हैं, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज आप क्लियर करके रखिए अगर आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने का। आई होप जो सारी इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में दी है वो सारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो में कुछ भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो कमेंट से पूछ सकते हैं, और ऐसी भी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।